जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 5 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस की जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा टेलीग्राम के हमारे चैनल हैं ओनली ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स, इंफॉर्मेशन और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। सो आज कौन से टॉपिक्स जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? स्वच्छ भारत मिशन का टॉपिक जो कई बार आ रहा है, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार हम लोग 2-4 बार इस टॉपिक को पढ़ ही चुके हैं। फिर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इंडिया के अंदर क्या है, महामारी को लेकर हम किस प्रकार से जो प्रिपेयर्ड है। फिर इसके अलावा डायमंड इंडस्ट्री में क्राइसिस चल रहा है। याद आ रहा है कुछ दिनों पहले किम्बरले के बारे में हमने डिस्कस भी किया था, डायमंड इंडस्ट्री के बारे में। तो क्राइसिस हम जानते हैं, इसके बारे में फिर से टॉपिक ये रिपीट हो गया। फिर इंडिया के वीनस मिशन के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। एक बोल्ड स्टेप है इंडिया का वीनस मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर भारत जेन एआई रेवोल्यूशन, ये क्या है आइए इसको समझेंगे। तो ये 5 टॉपिक्स हैं, इनको एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। फिर लास्ट में आपको एमसीक्यू दूंगा 2। चलिए स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पहले बात करें। सिर्फ सुनते जाओ क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपने पहले नोट्स बना ही लिए होंगे, ऑलरेडी नहीं बनाए तो बना लेना। स्वच्छ भारत मिशन जो लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर को, लगभग 10 साल पहले 2014 में हम लोग को देखने को मिला था। 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? स्वच्छता मेंटेन करना। अब आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच कोई ना करे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। बिहेवियरियल चेंज, हाइजीन और सैनिटेशन का प्रमोट करना है। देखो यार, बिहेवियरियल चेंज तो आया था, अब चेंज हो गया है। जब स्वच्छ भारत मिशन थोड़ा सा पीक में था, स्टार्टिंग में लोगों ने तो बहुत संभल कर जो है वो कचरे फेंके। बट हाँ, आज भी है, थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि लोगों को आजकल डायरेक्ट ओपन प्लेसेस में कचरे फेंकने में हल्का सा हेजिटेशन तो हो रहा है, राइट। तो एक चीज तो हुई है, बिहेवियरियल चेंज, हाइजीन और सैनिटेशन का तो हुआ है, राइट। आज की डेट में लोग जो है वो अच्छी जगह पर उठना बैठना जो है वो पसंद कर रहे हैं, राइट। तो बिहेवियरियल चेंज तो हुआ है, साफ सफाई रखना पसंद कर रहे हैं, सिवाय अपने रूम को छोड़कर, जैसा मेरी मम्मी का कहना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिशन जो है वो रूरल एरियाज में भी कवर्ड है, अर्बन एरियाज को भी कवर्ड करता है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी खुले में शौच ना करे। ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस जो है वो दिलवाना है और सस्टेनेबल सैनिटेशन इंप्रूवमेंट जो है वो करना है। पिछले 10 सालों में अच्छी खासी प्रोग्रेस हुई है, बट चैलेंजेस अभी भी हैं, पर्टिकुलरली रूरल सैनिटेशन के मामले में और वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस के मामले में। तो आइए समझते हैं कुछ चीजों के बारे में। तो स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपके ऑलरेडी आपको बता ही दिए। इसमें यह भी था कि भाई टॉयलेट्स बनाने हैं, पब्लिक टॉयलेट्स बनाने हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने हैं, घर में लोगों के टॉयलेट्स बनवाने हैं, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करना है, सस्टेनेबल बिहेवियरियल चेंजेस लेकर आने लोगों के बीच में। फिर 2 मिनिस्ट्री पूरी चीजों को हैंडल कर रही है। तो हम लोग को जल शक्ति मिनिस्ट्री एक देखने को मिलती है और दूसरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री देखने को मिलती है। जल शक्ति मंत्रालय जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों पर काम कर रही है, गांव क्षेत्रों पर, और हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की जो मंत्रालय है वो अर्बन क्षेत्रों पर काम करती है। अच्छा, अचीवमेंट इस मिशन के क्या है? तो 2019 तक इंडिया ने जो है वो 10 करोड़ से भी ज्यादा टॉयलेट्स बनवाए हैं और ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस मिला है। 82.5% जो घर हैं वहां पर टॉयलेट्स बनवा दिए गए हैं 2019 से 2021 के पीरियड में, कंपेयर टू 2004 से 5 में जो 45% था। अर्बन सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पर 95.6% का ये सैनिटेशन एक्सेस मिल गया है, बट रूरल रीजन में मात्र 76% ही कवरेज हम लोग को नजर आ रहा है। 78% सॉलिड वेस्ट आज की डेट में प्रोसेस किया जाता है। 97% अर्बन म्युनिसिपल वार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए। तो आपको पता है कि गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, गाड़ी आती है ना यहाँ पर घरों के सामने, आवाज लगाती हुई, सायरन बजाती हुई, अलग अलग गाने बजाती हुई। तो स्टडीज के अंदर इंप्रूवमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिला है पब्लिक हेल्थ में। और ये बताया गया कि 60,000 से 70,000 फ्यूअर इन्फेंट डेथ भी हम लोग को देखने को मिले, बच्चों की मौतों में जो है वो कमी आई है। फिर इसके अलावा डायरिया डिजीज भी जो है वो काफी कम हुई है। 3 लाख डेथ जो है वो प्रिवेंट हुई है सैनिटेशन के कारण 2014 से 2019 के बीच में। एटलीस्ट 30% टॉयलेट कवरेज के कारण हम लोग को देखने को मिला कि इन्फेंट मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हुए हैं। शिशु मृत्यु दर जो है उसमें गिरावट आई है।
अब क्या क्या चैलेंजेस आज की डेट में फेस करने पड़ रहे हैं, तो देखो यार, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस तो मिल गया, उसके बावजूद भी 11% पॉपुलेशन आज की डेट में ओपनली जो है वो मोस्टली रूरल एरियाज में जो है वो शौच कर रही हैं। और ये होता भी, आप देखते होंगे कई बार लोग रोड के साइड में ही जो है वो चालू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। राइट, नहीं करना चाहिए बॉस। आप देखो, आपको पता है कि जगह जगह पर पेट्रोल पंप्स बने हुए हैं, थोड़ा सा पेट्रोल पंप तक चले जाओ, वहां पर टॉयलेट है ही, बट नहीं, लोग तो गाड़ी साइड में पार्क करी और शुरू हो गए धार लगाने। क्या ही बोले अब। एक दुख वाली बात यह है कि ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है, मुझे तो यकीन हो नहीं रहा कि हमारे यहाँ पर जैसे ओपन में शौच किया जाता है, कंपैरेटिवली पाकिस्तान अफगानिस्तान में नहीं किया जाता, ऐसा बोल रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता भाई कि ऐसा होगा। एनीवेज, अब रिपोर्ट क्या आ रही है तो मानना तो पड़ेगा। अब रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज के बारे में बात करें तो अर्बन एरियाज के अंदर हम लोग को बेटर सैनिटेशन प्रोग्रेस देखने को मिली है, तो राइट, टॉयलेट एक्सेस जो है वो हाई हो गए हैं, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर हो गया है। रूरल इंडिया के अंदर आज भी स्ट्रगल हम लोग को देखने को मिल रहा है, वहां पर पर्याप्त टॉयलेट नहीं है, वहां पर लोगों का बिहेवियर भी चेंज नहीं हुआ है। लोग सोचते हैं कि ओपन में शौच करना जो है वो हेल्दी माना जाता है। राइट, वेस्ट प्रोसेसिंग में डिले हो रहा है, मात्र 30% ही जो टारगेट है लैंडफिल्स को क्लियर करने का वो मीट हुआ है। लैंडफिल्स मतलब कि जो ओपन में जो वो डाल दिया जाता है ना, कचरा, कचरा ओपन में डाल दिया, एक बहुत बड़े बड़े पहाड़ पहाड़ बन गए कचरे के, तो इसको खत्म करने का टारगेट बहुत कम है अभी। 41% वेस्ट रेमिडिएशन कंप्लीट हुआ है, वेस्ट को हमने ठीक किया है। फिर गवर्नमेंट का गोल ये है कि सभी वेस्ट को जो है वो 2025-26 तक जो है वो प्रोसेस कर लेना है, जिस टारगेट से हम लोग बहुत दूर है। बिहेवियरियल चेंज में भी लिमिटेशन है, लोग जो है वो रूरल एरियाज में जो है वो ओपनली टॉयलेट करना ही पसंद करते हैं। टॉयलेट यूज और सैनिटेशन प्रैक्टिस जो है वो वहां पर उतनी ज्यादा नहीं है। फिर हमें देखने को मिला कि इतने समय से उनकी जो प्रैक्टिस आ रही है कि बाहर जाके शौच करने की, तो वो टॉयलेट में जो है बैठ नहीं पा रहा है, तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिहेवियरल चेंज का इशू है रूरल इंडिया में ज्यादा। फिर बजट के बारे में बात करें, 2023-2024 के लिए 7,192 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे रूरल मिशन के लिए, और 5,000 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए थे अर्बन एरियाज के लिए। और आपको बता दें कि लगातार 4 सालों तक जो है वो गिरावट के बाद अभी रिसेंटली जो है वो रूरल एरियाज में सैनिटेशन के लिए फंडिंग जो है वो अच्छी लगाई गई है, और अर्बन एरियाज के लिए कट किया गया है फंडिंग को। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के टारगेट मिशन जो है उसने अपने इनिशियल टारगेट जो है उसको सरपास कर दिया है। 5,07,500 या 600 के आसपास टॉयलेट जो है वो तैयार किए गए हैं, 25% ज्यादा इससे। इन्होंने 6,36,826 टॉयलेट जो है वो तैयार कर दिए हैं, अपने टारगेट को सरपास कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की चर्चा करें तो अब आगे क्या करना है, तो लोगों के बिहेवियर चेंज पर जो है वो काम करना है, वेस्ट मैनेजमेंट के रिफॉर्म्स पर काम करना है, तेजी से चीजों पर जो है वो फोकस करना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, हेल्थ के साथ पूरी चीजों को लिंक करना है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है, भाई ओपन में शौच करने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, कम्युनिटी को एंगेज करना है। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको अच्छी जानकारी, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब इंडिया जो है वो कितनी रेडी है नेक्स्ट पेंडेमिक के लिए। कोविड-19 में तो आपको हालत पता ही लग गई थी इंडिया की, कि हेल्थ सेक्टर से लेकर हर सेक्टर जो है वो ध्वस्त हो गया था। तो 4 साल हो चुके हैं कोविड-19 को। एक ग्रुप है एक्सपर्ट का बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिन्होंने रिकमेंड किया कि भाई हमें फ्यूचर में इस प्रकार की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इसको बोला जा रहा है द पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस फ्रेमवर्क। तो इन्होंने सजेस्ट किया है कि एक नया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट, एक कानून जो है वो लाया जाए, और ये कहा है कि टाइम पर जो है वो पूरे उपाय जो है वो लिए जाएं, ये इंश्योर करने के लिए कि पहले 100 दिन जैसी होते हैं आउटब्रेक ब्रेक के, उसमें पूरी चीज जो है वो व्यवस्थित कर दी जाए, कि महामारी अगर जैसी आती है तो पहले 100 दिन के अंदर हम पूरी तरह से जो है वो व्यवस्थित कर दें पूरी चीजों को। एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो जून 2023 में बनाया गया था, राइट, और फोकस यही किया गया कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो लास्ट हेल्थ थ्रेट नहीं है, इसके बाद भी और आ सकते हैं और आएंगे ही फ्यूचर में। ये साइंटिस्ट कई बार जो है वो कह चुके हैं कि अब तो बहुत तेजी से महामारी जो है वो आने की संभावना है। कुछ चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिले जो कोविड-19 से हमने जो है वो सीखे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो भाई गवर्नेंस का था, कोऑर्डिनेशन का था, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा चैलेंज था। किसी को पता ही नहीं था कि करना क्या है, राइट? तो हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की जो है वो आवश्यकता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में सब लोग ऑलरेडी पहले से ट्रेन्ड रहे स्टाफ, कि किसकी क्या ड्यूटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। द एपिडेमिक डिजीज एक्ट
1897 का है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का है। तो भाई इतने पुराने कानून है, तो ये कानून जो है वो आज की चैलेंजेस को जो है वो ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। फिर सर्विलांस और डेटा इंटीग्रेशन, आपने देखा ही कि किस प्रकार से हमारी लेबर फोर्स अलग अलग जगह पर थी और उसका पर्याप्त मात्रा में डेटा ही नहीं था किसी के पास, इसलिए बेचारे परेशान हो रहे थे, पैदल उनको चलना पड़ रहा था। इससे रिलेटेड काफी सारी वेब सीरीज आई हैं, मूवीज आई हैं, देखा होगी आपने कि कितने लोग परेशान हुए बेचारे। तो प्रॉपर डेटा नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन सक्सेसफुल हुए, बट आज की डेट में और भी हम लोग को आवश्यकता है कि इनके बीच में पार्टनरशिप होनी चाहिए और रिसर्च करने के लिए पैंडेमिक से रिलेटेड। फिर इसके अलावा कई बार हम लोग को इमरजेंसी में अप्रूवल ही नहीं मिल पा रहा था बहुत सारी चीजों का, तो ये रेगुलेटरी डिलेज हम लोग को देखने को मिल रहे थे, तो उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो रिकमेंडेशन जो है वो क्या कहा किया गया, तो पहला तो यही है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट जो है वो लाया जाए। जो आउटडेटेड जो कानून हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उनको हटाकर नए कानून पर काम करो, नए कानून लेकर आओ जिसमें गवर्नमेंट की पावर जो है वो बढ़ाई जाए। पैंडेमिक के समय पर, नॉन कम्युनिकेबल डिजास्टर या बायो टेररिज्म के समय पर, कि गवर्नमेंट तेजी से जो है वो रिस्पॉन्स कर सके, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी के बारे में पहले से पता होना चाहिए, जिससे कि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके। पब्लिक हेल्थ कार्डर जो है वो स्टैब्लिश करो नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पर, इमरजेंसी के समय पर ये सबसे पहले जो है वो एक्टिवेट हो जाए। ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को जो है वो एम्पावर करो, हाई लेवल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो लीड करेंगे। इनको टास्क दिया जाएगा कि भाई प्लानिंग और पॉलिसीज तैयार करने का पैंडेमिक के समय पर, उसके रिस्पॉन्स कैसे करना है उसके लिए। ठीक है, फिनेंस, गवर्नेंस, रिसर्च डेवलपमेंट, सर्विलांस, कोलैबोरेशन, सब चीज से रिलेटेड ये पॉलिसी बनाएगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी ये तैयार करेगी कि कैसे हेल्थ इमरजेंसी को मैनेज करना है, मॉनिटर करना है। डिजीज सर्विलांस को स्ट्रेंथन करना है हम लोग को, कि हमें तुरंत पता लगे कि ये डिजीज कितनी तेजी से कहाँ कहाँ पर आउटब्रेक हो रही है, फैल रही है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेशनल बायो सिक्योरिटी और बायो सेफ्टी नेटवर्क जो है वो क्रिएट किया जाए, जिससे कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ, कंटामिनेशन फैसिलिटी के साथ, जीनोम सिक्वेंसिंग सेंटर के साथ उनको कनेक्ट कर दो। इमरजेंसी वैक्सीन बैंक जो है वो लाया जाए, कि वैक्सीन जो है वो इंटरनेशनली भी और कंट्री के अंदर ही हमें देखने को मिले, कि तैयार रहे, रेडी रहे। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो लाया जाए। एपिडेमियोलॉजी फोरकास्टिंग जो है वो की जाए, कि पहले से पता लग सके कि डिजीज कितनी तेजी से फैलने की इसकी संभावना है, किस रेट से, किस दर से ये फैलेगी, जिससे कि उस हिसाब से जो है वो प्लानिंग पॉलिसी बनाकर उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी लाई जाए, कि तुरंत ड्रग की टेस्टिंग के लिए, क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए इंश्योर करने के लिए कि जल्दी से जल्दी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार हो, उसकी टेस्टिंग और वो बिल्कुल मार्केट में लोगों के यूज के लिए जो है वो आ जाए। तो इन सब चीजों पर फोकस करने की बात की गई है। और चैलेंजेस तो आज भी बहुत सारे हैं यार, स्पेशली हॉस्पिटल्स के अंदर बेड का सबसे बड़ा चैलेंज है, कि आज की डेट में भी आप किसी भी हॉस्पिटल जो है वो चले जाओ, अच्छे हॉस्पिटल्स, तो आपको हर बेड आज की डेट में नॉर्मल डे में भी मिलना मुश्किल होता है। तो बेड्स बढ़ाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हॉस्पिटल्स के अंदर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ऑलरेडी पता है यार, डायमंड इंडस्ट्री में बड़ी हालत खराब चल रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, बहुत बुरी स्थिति जो है वो चल रही है। क्यों स्थिति चल रही है, देखो सप्लाई चेन का भी एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ऊपर से लोगों ने अमेरिकन डायमंड्स की तरफ जो है वो कर दिया है, अपना रुख जो है वो मोड़ लिया है। आर्टिफिशियल डायमंड्स जो हम लोग बोलते हैं ना, लैब मेड डायमंड्स, अपन ने कुछ पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। अब देखो ध्यान सुनो, सूरत की डायमंड इंडस्ट्री जो है वो पूरे दुनिया भर में जानी जाती है डायमंड की प्रोसेसिंग के लिए, डायमंड की पॉलिशिंग के लिए, है ना। तो यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति चल रही है, बहुत टेंशन चल रही है यहाँ पर। 50,000 से ज्यादा वर्कर्स की जॉब जो है वो चली गई है, 70 से ज्यादा वर्कर्स ने जो है वो सुसाइड किया है पिछले साल, क्योंकि उनकी जॉब जो है वो चली गई थी। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण, सप्लाई चेन बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था, डिमांड जो है वो गिर गई थी यूएस, यूरोप, चाइना में डायमंड की। अब बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इंडिया जो है वो 90% से भी ज्यादा पूरे दुनिया भर के डायमंड्स को प्रोसेस करती है, 19% पूरे दुनिया भर के डायमंड में कंट्रीब्यूट करती है, और एम्प्लॉयमेंट लगभग 50 लाख लोगों को मिलती है यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर। 2022 में इंडिया का डायमंड एक्सपोर्ट की वैल्यू, डायमंड जो एक्सपोर्ट किया था उसकी वैल्यू थी 23 बिलियन यूएस डॉलर, जो गिरकर 16 बिलियन यूएस डॉलर हो गई 2023 में, और फर्दर लगातार डिक्लाइन होती जा रही है। सप्लाई चेन बुरी तरह से डैमेज हुआ रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, राइट। यूएस, यूरोपियन यूनियन के अंदर बताया गया कि बैन लगा दिया गया रशियन डायमंड्स के ऊपर, राइट।
इवन यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि लोग जो है वो पसंद करना शुरू कर दिया लोगों ने लैब में बनने वाले डायमंड को, राइट। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिला, तो इसके कारण से बड़ी स्थिति यहाँ पर खराब हो गई। 50,000 से भी ज्यादा वर्कर्स की जॉब चली गई पिछले 9 महीनों में। 70 वर्कर्स, मैंने आपको जैसे बताया कि वो हो गया, सुसाइड कर लिया उन लोगों ने, 70 के आसपास वर्कर्स ने। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस बुरी तरह से जो है वो है, सफर कर रहे हैं, राइट। फिर इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स भी हम लोग को इकोनॉमी के अंदर देखने को मिल रहा है। लोगों की जॉब जाएगी तो ऑब्वियसली बात है, कमाएंगे नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता रहेगा। सेकेंडली हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा कि बहुत सारे इश्यूज है वो लगातार इससे रिलेटेड नजर आए। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलेगी। इंडस्ट्रीज बंद रहेगी तो इंडिया के अंदर पैसा जो है वो नहीं आएगा। मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी इंडिया के अंदर एक हम लोग को देखने को मिल रही है। ये देखो, मैं इसकी बात करता अमेरिकन डायमंड की, लैब ग्रोन डायमंड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लैब में जो डायमंड बनाए जा रहे हैं वो काफी सस्ते जो है मिलते हैं, अफोर्डेबल मिलते हैं, तो लोग वो ज्यादातर वो परचेज कर रहे हैं। लैब ग्रोन डायमंड जो है उनकी सेम केमिकल, फिजिकल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है जैसे नेचुरल डायमंड होता है, तो वो अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव होते हैं, सस्ते होते हैं कंपेरेटिव टू जो ओरिजिनल डायमंड है उसके। तो यही चीज है। एक्सपोर्ट मार्केट, अब आज की रेट में क्या हो रहा है, माल बिक नहीं रहा। हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका तो हमें वापस भेज दिया जा रहा है, रिटर्न कर दिया जा रहा है। गवर्नमेंट को अब स्टेप लेने की आवश्यकता है सपोर्ट करने के लिए वर्कर्स की, इस इंडस्ट्रीज को दोबारा से उठाने के लिए। लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर जो है उसको बूस्ट करो, बट साथ ही साथ एक बैलेंस क्रिएट करते हुए चलो भाई। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो लेकर आओ इस फील्ड में, इस एरिया में, इस सेक्टर में। तो ये चीज है जिसके बारे में एक बेसिक सा आपको आइडिया होना चाहिए। अब वीनस को लेकर, और आपको पता ही है, मैंने हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इवन वीनस के टॉपिक को भी डिस्कस किया हुआ है। तो ऐसे टॉपिक जब बार बार रिपीट होते हैं ना, तो सबसे बेस्ट चीज आप लोग के लिए होती है कि आप उस टॉपिक को रिकॉल किया करो, राइट। टॉपिक आने से पहले, जैसे वीनस मिशन है तो आपको पता होना चाहिए कि वीनस मिशन जो है वो हम कब लॉन्च करने वाले हैं, तो 2028 को हम लॉन्च करने वाले हैं। यूनियन कैबिनेट ने इस मिशन के लिए 1236 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा है। इसरो ने अनाउंस किया है कि ये मिशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 112 दिन का होगा। 112 दिन में जो है वो वीनस प्लैनेट में पहुंचेगा। इसरो ने जो है वो अर्थ डिपार्चर डेट जो है वो 29 मार्च 2028 जो है वो रखी है, और वीनस में बोल रहे हैं कि ये 19 जुलाई 2028 को जो है वो पहुंच जाएगा। और किससे जाएगा, LMV-3 से, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से जाएगा। ये मिशन का फोकस यही है कि वीनस के एटमॉस्फेयर को, उसके सरफेस को स्टडी करना, और किस प्रकार से वीनस और सन के बीच में इंटरेक्शन है उसको स्टडी करना। तो मार्च 2028 में मिशन जो है वो लॉन्च होगा, ये कहा जा रहा है। धरती से 29 मार्च 2028 को निकलेगा, वीनस में पहुंचेगा 19 जुलाई 2028 को। मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ऑब्जेक्टिव यही है कि वीनस का एटमॉस्फेयर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, राइट। तो उन सब चीजों की पूरी स्टडी जो है वो किया जाएगा। सोलार एक्सरेज वीनस के नजदीक में जो आती है उसकी जांच की जाएगी। बजट कितने का है वो मैं आपको बता चुका हूँ। कौन सा लॉन्च व्हीकल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, LVM-3, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मिशन के अंदर 19 पेलोड्स होंगे, 16 इंडियंस होंगे, और दो हम लोग को एक इंटरनेशनल पेलोड देखने को मिलेगा, और एक कोलैबोरेटिव इंडिया और इंटरनेशनल पेलोड देखने को मिल सकता है। दो कोलैबोरेटिव देखने को मिलेंगे और एक इंटरनेशनल होगा, ठीक है। जब LMV-3 जो है वो लॉन्च किया जाएगा तो उसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा कि, अच्छा ये सब याद रखने की अभी के लिए आवश्यकता नहीं है, 2028 का मिशन है, ये डिटेल में पूछेंगे नहीं। ईयर वगैरह जो है वो पूछ सकते हैं कि कब जो है वो लॉन्च किया जाएगा, और इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। अच्छा, इससे पहले हम लोग को एक ये चीज याद रखनी है आपको, 1961 से लेकर 1984 के पीरियड में वेनिरा सीरीज एक चली थी। सोवियत यूनियन यानी कि USSR का एक प्रोग्राम था जिनने सक्सेसफुली वीनस मिशन कंडक्ट किया था। इसमें वीनस मिशन में फ्लाईबाइज थे, ऑर्बिटर्स थे, लैंडर्स थे, बलून्स थे। पाइनियर वीनस 1978 का USA नासा का मिशन एक हम लोग को देखने को मिला था वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने का। और फिर मैगेलन मिशन भी वीनस का मिशन है नासा का। अकेट्सुकी मिशन हम लोग को जो है वो जापानीज मिशन देखने को मिला था। तो देखो, जापान, USA और रशिया, ये 3 कंट्रीज जो है जिन्होंने सक्सेसफुल मिशन जो है वो कंडक्ट किए हैं वीनस के। फिर इसके अलावा इंडिया का मिशन 2028 में आ ही रहा है। वेरिटास मिशन एक और नासा का मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। दा विंसी मिशन जो है वो भी नासा का मिशन है वीनस को स्टडी करने के लिए। और एनविजन भी जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है वीनस को स्टडी करने के लिए। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना कि अपकमिंग मिशन किसके हैं, कौन से हैं, और पास्ट में मिशन में किसके थे, और मतलब किस कंट्री के थे मेनली। अब भारत जेन AI रेवोल्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया ने भारत जेन को लॉन्च किया है। ये एक जनरेटिव AI है, जैसे चैट GPT काम करता है ना, वैसे ही ये भारत जेन हम लोग को देखने को मिल रहा है।
इसमें बेसिकली पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एनहेंस किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो शामिल करने पर फोकस किया जाएगा डिजिटलाइजेशन से। फोकस इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर जो है वो किया जा रहा है। भारत जेन जो है वो बेसिकली आईआईटी बॉम्बे जो है वो इसको लीड कर रही है। नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के अंडर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। ये दुनिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव है, जो कि जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी पर फोकस जो है वो कर रहा है, जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस हम लोग को देखने को मिल रही है और कल्चर के हिसाब से जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। भारत जेन जेन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक एडवांस एआई मॉडल तैयार करना इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लिए, यानी कि हमारे पास अलग अलग भाषा के जो लोग रहते हैं उनके लिए एक जनरेटिव एआई मॉडल जो है वो तैयार करना। इसके अंदर सभी लोगों को शामिल किया किए जाने पर फोकस किया जा रहा है, हर एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को। ठीक है। मल्टीलिंगुअल मल्टी मॉडल मोड्स इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अंदर टेक्स्ट स्पीच दोनों ही शामिल है। अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस ये कवर करेगा, काफी सारी लैंग्वेजेस जो है ये कवर करेगा। डाइवर्स कम्युनिटी इसका एक्सेस अच्छे से कर पाएंगे, इस पर मेनली फोकस किया जा रहा है। इसमें इंडिया सेंट्रिक डेटा जो है वो शामिल किया जा रहा है। इसमें वही पूरा डेटा होगा जो इंडिया के कल्चर, इंडिया की लैंग्वेज, इंडिया की डायलेक्ट्स, इंडिया का प्रॉपर डेटा इसके अंदर होने वाला है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है ये इनिशिएटिव जो है वो। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिलेगा जो अलाउ करेगा रिसर्चर्स को, स्टार्टअप्स को, डेवलपर्स को कि वो इनोवेटिव मॉडल जो है वो इजिली बना सकें। ठीक है। डेटा एफिशिएंट लर्निंग इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी भारत जेन। अब भारत जेन का फायदा हम लोग को जो है वो क्या देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है यार, भारत जेन इंश्योर करेगा कि इंडिया के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चरल हेरिटेज हैं, जो कि एआई सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो। राइट। फोकस किया जा रहा है कि भाई कई बार ऐसा लैंग्वेज के चक्कर में लोग जो है वो डिजिटल आ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, तो उस बैरियर को खत्म करेगा। भारत जन रिप्रेजेंट करेगा एक शिफ्ट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एआई टेक्नोलॉजी, कि भाई हम फॉरेन एआई टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, हमारी खुद की एआई टेक्नोलॉजी होगी। डिजिटल सॉवरेनिटी, कि हमारी खुद का एआई, जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी। फोकस किया जा रहा है कि भारत जेम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एआई एक्सेसिबल बना सके सभी सिटीजन के लिए। ठीक है। इंडिया के एआई इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर फोकस किया जा रहा है। इनोवेशन कोलैबोरेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। काफी सारे एकेडमिक इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एआई रिसर्च कम्युनिटी और एक एक्सटेंसिव अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इंडस्ट्रीज को। हैकेथॉन्स होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, पार्टनरशिप होगी ग्लोबल एआई एक्सपर्ट के साथ, जो कंट्रीब्यूट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग एआई इकोसिस्टम इंडिया के अंदर बिल्डअप करने में। स्टार्टअप रिसर्च को जो है वो काफी सपोर्ट जो है वो मिलेगा इससे। 2026 का रोड मैप हम लोग को देखने को मिल रहा है। टाइमलाइन जो है वो दी गई है कि 2026 तक इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एआई को जो है वो सभी इंडस्ट्रीज और पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव्स के अंदर जो है वो शामिल करना, अडॉप्ट करवा देना। ठीक है। मल्टी मॉडल एआई का मतलब जो है वो ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो प्रोसेस करे, जनरेट करे कंटेंट को अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे कि इमेज, साउंड, टेक्स्ट में। ठीक है। एप्लीकेशन जो होती है मल्टी मॉडल की हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे इमेज कैप्शनिंग, ऑटोमेटिकली ये इमेजेस का डिस्क्रिप्शन कैप्शन कर लेगा, हेट स्पीच को डिटेक्ट कर लेगा। मेडिकल इमेजिंग एनालाइज करेगा कॉम्प्लेक्स डेटा सेट मेडिकल स्कैन्स के लिए, डायग्नोसिस के पर्पस के लिए। ऑटोनोमस ड्राइविंग, इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज जो होती है व्हीकल्स की, यानी कि जो हम लोग को ऑटोमेटिक व्हीकल्स देखने को मिलती है जो अपने आप चलेंगी, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा सेंसर्स वगैरह के माध्यम से। ठीक है। ओपन एआई, गूगल, ओपन एआई मतलब ये चैट जीपीटी की बात हो रही है, गूगल, तो ऐसी कंपनीज हम लोग को आज की डेट में लीडिंग कंपनीज जो है वो देखने को मिल रही हैं जनरेटिव एआई के मामले में। और इंडिया का भी भारत जेन जो है वो बन चुका है, भारत की, इंडिया की खुद की जनरेटिव एआई। ठीक है। दैट्स इट। अब ये माउंट एवरेस्ट का टॉपिक है, इस टॉपिक को जो है मैं बताने नहीं वाला हूँ आप लोगों को। आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखकर बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फटाक से वीडियो को पॉज करो, माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर बताओ। नेक्स्ट, क्रूज भारत मिशन लिख लो, क्रूज भारत मिशन के बारे में। तो क्रूज भारत मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि क्रूज पैसेंजर्स ट्रैफिक को जो है वो 1 मिलियन बढ़ाना। राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और 4 लाख जॉब जो है वो 2029 तक जो है वो क्रिएट करना। फेज 1 के अंदर यहाँ पर मार्केट पर स्टडी किया जाएगा, क्रूज अलायंसेस जो है वो क्रिएट किए जाएंगे, डेवलप किया जाएगा नया टर्मिनल। फेज 3 के अंदर मिशन का टारगेट यही है कि रिवर क्रूज टर्मिनल जो है 50 से लेकर 100 हम लोग को बनाने हैं। तो क्रूज
कोई बैठा है क्रूज में? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका। यार मुझे जाना है, एक क्रूज चलती है बॉम्बे से लेकर सिंगापुर तक, बोलते हैं वो बहुत ही शानदार क्रूज है और मजा आ जाता है। उसके अंदर कसिनो और सब चीज है, स्विमिंग पूल, मतलब पूरा मॉल है उसके अंदर अपने आप में, बहुत बड़ा शिप है। बोलते पूरे दिन भी घूमते रहोगे तो भी वो शिप शिप की पूरी चीजें आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे, मतलब क्रूज की, सॉरी। तो उस पे जाना है यार एक बार, जाएंगे जल्दी, फिर आपको एक्सपीरियंस है बताएंगे आगे चल के। मन तो मेरा बहुत है, कोई बैठा हो तो बताना अपना एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये क्रूज भारत मिशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है मेंस का, ट्राई करिएगा 120 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की। और अब हम लेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, जय हिंद।